दोस्तों, डेमोक्रेसी एक देश के लिए कितनी जरूरी है ये जानने के लिए हमें सिर्फ एक बार चीन की तरफ देखना होगा, जहां पर सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने पर लोग गायब कर दिए जाते हैं। इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि ऐसा करने पर तो इन्हें लॉयर्स देने पड़ेंगे। इन्हें डायरेक्टली गायब कर दिया जाता है, जैसे कि चेक मा को किया गया था। इनमें से कुछ लोग वापस पब्लिक में आ पाते हैं और बहुत से लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों को कहाँ ले जाया जाता है, वहाँ इनके साथ क्या क्या होता है और कोई इसके खिलाफ बोलता क्यों नहीं है, आज ये सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। यूं तो चीन में गायब हुए लोगों के सैकड़ों किस्से हैं, लेकिन एक घटना ऐसी है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया था। ये घटना जुड़ी है तिब्बत से। आप जानते होंगे कि तिब्बत के लीडर दलाई लामा है, जिन्हें आज भारत ने शरण दे रखी है। लेकिन दलाई लामा का उत्तराधिकारी भी दलाई लामा ही चुनते हैं, जिसे पंचम लामा कहा जाता है। और इन पंचम लामा को बचपन में ही चुन लिया जाता है ताकि उन्हें लीडरशिप के लिए तैयार किया जा सके। 17 मई 1995 के दिन 6 साल के पंचम लामा को चीनी सरकार ने किडनैप कर लिया था और तब से अभी तक पंचम लामा की कोई खबर नहीं है। बहुत से इंटरनेशनल प्रेशर के बाद भी चीन की सरकार ने पिछले 27 सालों से पंचम लामा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। बस 3 साल पहले उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि पंचम लामा अपनी फैमिली के साथ सेफ है। उन्होंने कॉलेज भी पास कर लिया और अब वो एक नौकरी कर रहे हैं, बस इतना ही। हांगकांग के एक बुक स्टोर ओनर का भी ऐसा ही किस्सा है। लीबो नाम के एक शख्स पर आरोप था कि वो अपने बुक स्टोर पर ऐसी किताबें बेच रहा है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या सीसीपी के खिलाफ बातें करती हैं, और इसके लिए इसे 2015 में गायब करवा दिया गया था। इसी वक्त ऐसे कई और लोग थे जो यूं ही गायब हो गए थे, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद अचानक से लीबो को रिहा कर दिया गया और लीबो ने बयान दिया कि वो अपनी मर्जी से अथॉरिटीज के पास गए थे ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सके। ऐसी कई स्टोरीज आपको सुनने को मिल जाएंगी और ये सभी शुरू होती है 1982 से, जब चाइनीज गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है जिसके मुताबिक पुलिस को यह है कि वो किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकती है जो शहर के बाहर का हो और उन पर उसे शक हो। इन लॉ में शहर से बाहर के लोगों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि अगर मान लीजिए आप सरकार के खिलाफ कोई कंप्लेंट लेकर आए हैं और आपका घर सरकार ने बुलडोजर से गिरा दिया है, तो इसकी कंप्लेंट करने के लिए आपको किसी दूसरे शहर में जाना होगा जहां सरकारी ऑफिस है। अब क्योंकि आप उस शहर से नहीं है, इसलिए पुलिस अथॉरिटीज पूरी तरह से फ्री है आपको अरेस्ट करने के लिए। ऐसा सरकार इसलिए करती है ताकि उनकी इमेज हमेशा ही अच्छी बनी रहे और कोई उनके खिलाफ कंप्लेंट ही ना करे। इस तरह की अरेस्ट को लोकल गवर्नमेंट बॉडीज भी सपोर्ट करती हैं, क्योंकि चीन में ही रूल है कि अगर आपके इलाके से ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं तो उस इलाके के हेड की सैलरी को कम कर दिया जाता है। अब सवाल ये है कि इन लोगों को कहाँ ले जाया जाता है। तो पहले इन्हें नॉर्मल जेल्स में रखा जा रहा था, लेकिन फिर जेल इन लोगों के लिए कम पड़ने लग गई। इसलिए सरकार ने कुछ ब्लैक साइट्स बनवाने का ऑर्डर दिया। ये ब्लैक साइट्स कोई भी होटल या फिर बिल्डिंग हो सकती है जो जेल जैसी दिखाई नहीं देती, और फिर यहाँ पर इन लोगों को रख दिया जाता है। यहाँ पर इन लोगों के साथ हर तरह का टॉर्चर होता है ताकि ये लोग कंप्लेंट करना ही भूल जाए। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों को एक चेयर पर बिठाकर बांध दिया जाता है और कई दिनों तक खाना पीना नहीं दिया जाता। कई केसेस में सेक्सुअल अब्यूज के एलिगेशंस भी अथॉरिटीज पर लगाए गए। इन लोगों को पकड़ने के लिए भी अथॉरिटीज ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई हुई है जिन पर इन्हें शक होता है। सबसे पहले वो इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और फिर सादे कपड़ों में अपने एक आदमी को इनके घर भेजते हैं। ये आदमी इन्हें कहता है कि वो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है और उनकी पहचान गुप्त रखेगा और उनका इंटरव्यू लेगा। जब लोग इंटरव्यू देने के लिए मान जाते हैं तो वो उन्हें अपने ऑफिस ले जाने के बहाने किसी बिल्डिंग में लेकर जाते हैं और फिर उन्हें किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद कई दिनों के टॉर्चर और पूछताछ से गुजरते हुए जब ये लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं तो इन लोगों से एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि वो इस जगह के बारे में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और अगर आगे से वो सीसीपी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो सरकार के पास ये राइट है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद कर सकती है। ये लॉ सिर्फ चाइनीज सिटीजन्स के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे फॉरेन जर्नलिस्ट को भी इससे गुजरना पड़ता है। पीटर डहलिन नाम के एक स्वीडिश जर्नलिस्ट को इसी तरह से किडनैप कर लिया गया था। उन्हें 23 दिन के लिए एक चाइनीज ब्लैक साइट पर रखा गया था। पीटर ने अपने काम के जरिए सीसीपी को एक्सपोज किया था और तभी 2016 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ये अरेस्ट भी ऑफिशियल नहीं था। वो बस एक दिन सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि ऑलरेडी उनके कमरे में 20 चाइनीज पुलिस वाले थे जिन्होंने उनके चेहरे को काले कपड़े से ढका और एक सीक्रेट लोकेशन में ले गए। पीटर ने यहाँ से बाहर आने के बाद चाइनीज मीडिया में अपने एक्शंस के खिलाफ माफी मांगी और ये भी कहा कि उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट किया गया था।
लेकिन जैसे वो चीन से बाहर आए तो उन्होंने मीडिया में अपनी असली कहानी बताई। पीटर के मुताबिक उन्हें 23 दिनों तक एक लोकेशन पर रखा गया जहां पर 2 गार्ड्स हमेशा इन पर नजर बनाए हुए थे, तब भी जब वो टॉयलेट्स में होते थे। इसके अलावा पीटर बताते हैं कि इस घर के बाकी रूम्स में कई और प्रिजनर्स भी थे जिन्हें उन्होंने नहीं देखा, लेकिन इन कमरों को लगातार लोगों के दर्द से चीखने की आवाजें आती रहती थी जिन्हें रात भर पीटा जाता था। इसके अलावा पीटर ने यह भी बताया कि उन्हें इन 23 दिनों में कई दिनों तक सोने नहीं दिया गया, और जब भी वो सोने की कोशिश करते उन्हें कोई गार्ड जगा देता था। पीटर तो स्वीडन से थे, इसलिए उन्हें आखिरकार सरकार को छोड़ना ही पड़ा। लेकिन चीन में रहने वाली जर्नलिस्ट शैंग ली की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। उन्हें 2 साल पहले चीन ने अरेस्ट किया था और वो अभी तक रिहा नहीं की गई थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जेलों में इतना बुरा हाल होता है कि 3 में से 4 लोगों को एक ही रूम में छोड़ दिया जाता है, जो बहुत ही छोटा होता है। इतने छोटे से रूम में एक बार में सिर्फ एक ही आदमी लेट कर सो सकता है, इसलिए लोगों को टर्न लेकर सोना पड़ता है। चीन ने अब अपनी ब्लैक साइट्स को बाहर भी शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, और अब दुबई में भी उन्होंने कुछ ऐसी लोकेशंस में अपने प्रिजनर्स रखे हुए हैं जहां वो जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को डिटेन करते हैं। इसके अलावा चीन में कई सारे रिडक्शन कैंप्स भी खोले गए। ये कैंप्स ज्यादातर शिनजियांग के एरिया में हैं, जहां पर वो उइगर मुस्लिम्स को रखते हैं। इन लोगों को यहाँ पर टॉर्चर तो किया ही जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ ये एक तरह का फोर्स लेबर कैंप भी है। यहाँ पर कैद लोग कॉटन प्लांट्स में मजदूरी करते हैं और फिर इस कॉटन को चीन दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके पैसे कमाता है। ऐसा नहीं कि इन चीजों के बारे में बाकी देश अवेयर नहीं है, लेकिन परेशानी ये है कि कोई भी देश या तो इस बारे में कुछ कर नहीं सकता या करना नहीं चाहता। ऑफिशियली चीन इन ब्लैक साइट्स की एग्जिस्टेंस को डिनाई करता है, और अगर आप उन पर इंटरनेशनल प्रेशर भी बनाना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि चीन का ट्रेड पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, और इनडायरेक्टली ही सही ये सभी देश चीन के इस बिहेवियर को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी परेशानी ये है कि चीन में कोई रेस्क्यू मिशन तो प्लान नहीं किया जा सकता कि लोगों को जाकर कोई छुड़ा लाए, और इस वजह से भी ये सिचुएशन वैसी की वैसी बनी हुई है। सोचिए, जो सरकार एक 6 साल के बच्चे को अरेस्ट कर सकती है, वो किसी जर्नलिस्ट या बाकी लोगों को तो क्या ही छोड़ेगी। पंचम लामा पर वापस लौटे तो चीन का प्लान ये है कि अब वो तिब्बत में अपना पंचम लामा सेलेक्ट करेंगे, जो दलाई लामा के मरने के बाद उनका बदले लेगा, और इस तरह से चीन को जो तिब्बत को पूरी तरह सीसीपी के कंट्रोल करने की ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। इसी प्लान को फेल करने के लिए दलाई लामा ने ऐलान किया है कि अब कोई नया दलाई लामा नहीं होगा, और जो भी अगला तिब्बत का लीडर होगा उसे तिब्बत के लोग खुद ही चुनेंगे। लेकिन कह नहीं सकते कि इसने चीन सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हैं या कम कर दी हैं, क्योंकि अगर तिब्बत में इलेक्शन होते हैं तो सीसीपी बहुत ही आसानी से इलेक्शंस में धांधली करके अपने लोगों को वहां बिठा सकती है। खैर, सवाल तो अभी यही बना हुआ है कि क्या कोई चीन के खिलाफ आवाज उठाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले से सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।